देश में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां अपने अलग अलग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जा रही है, कहीं दिल्ली हो या यूपी। देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाए जाने का कार्य चालू है। ऐसे समय पे जब 2019 के बाद लोकसभा चुनाव कंप्लीट होने के बाद ये एनआरसी की जो बगाहट शुरू हुई, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। 2020 के शुरुआत में आंदोलन के बाद दिल्ली में हिंसा हुई और हिंसा के नाम पर ये एनआरसी के जुड़े एक्टिविस्टों को निशाना बनाया जाने लगा। इस दौर में इन सारे मामलों को लेकर बहुत से लोग खड़े हुए, बहुत से एक्टिविस्ट खड़े हुए, बहुत से पत्रकार खड़े हुए जिन्होंने अपनी बात की। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, जिनसे आज हम पहला सवाल करें। इससे पहले उनकी टिप्पणी चाहेंगे इस पर कि इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? इस देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। ये विरोध एक खास कानून को लेकर थे जो संसद ने पारित किया था, और यह कानून था जो नागरिकता की परिभाषा को बदल रहा था। भारत में नागरिकता की परिभाषा में अब तक धर्म के तत्व का प्रवेश नहीं कराया गया था। नागरिकता हासिल करने के कई रास्ते हैं, कई तरीके से आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रास्ते में किसी धर्म को मना नहीं किया गया है, किसी धार्मिक पहचान को नहीं मना किया गया। एक कानून ऐसा बनाया गया जिसमें कहा गया कि हर धर्म का व्यक्ति आ सकता है, मुसलमान व्यक्ति इस पर नहीं, इस रास्ते पर नहीं चल सकता, यानी इस रास्ते चलकर वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। बहाना यह बनाया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको हम इस रास्ते से नागरिकता दे रहे हैं, तो ये तो चूंकि मुसलमान बहुल हैं तो फिर यहाँ मुसलमानों के उत्पीड़ित होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो फिर उनका नाम हम बेवजह क्यों लाएं। लेकिन इसके पीछे की जो प्रतीकात्मक वजह थी वो बहुत साफ थी। एक तो प्रतीकात्मक थी, सिंबॉलिक, और एक वास्तविक थी। एक तो ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में एक किस्म के मुसलमान नहीं रहते, कई किस्म के मुसलमान रहते हैं। अहमदिया भी हैं, शिया भी हैं, बगल में बर्मा में रोहिंग्या हैं जो मुसलमान हैं। उसको छोड़ दीजिए, भारत के एक और पड़ोसी श्रीलंका में तमिल हिंदू हैं जो कि उत्पीड़ित हैं। तो क्यों सरकार ने सिर्फ 3 देशों को चुना, एक, और क्यों जब उन 3 देशों में उसने धार्मिक पहचानों को चुना तो मुसलमान को छोड़ दिया? तो क्यों वो अहमदियों को नहीं मानती है कि वो उत्पीड़ित हो सकते हैं, शियाओं को नहीं मानती है? और अगर वे भारत में आएंगे तो क्या इस रास्ते उनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सीधा सा सवाल था। लेकिन इसमें जो एक प्रतीकात्मक संदेश था वो बहुत स्पष्ट था। वो भारत के मुसलमानों को ये बतलाने का था कि आपकी जगह, दरअसल आपकी जो मुसलमानियत है उसकी जगह इस देश में दोयम दर्जे की है। तो ये प्रतीकात्मक संदेश था। इस संदेश को जिनको दिया जाना था उनको मिल गया, उन्हें बुरा लगा, उनको लगा कि उन्हें जलील किया जा रहा है, और उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू की। और इसमें हमें कोई अस्पष्टता नहीं रखनी चाहिए कि ये मुखालफत ज़्यादातर मुसलमानों की ओर से शुरू हुई, क्योंकि बुरा उनको लगा था और ये बिल्कुल जायज़ था कि वो विरोध करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि उस विरोध में बाकी समुदायों के लोग शामिल नहीं हुए। हिंदू शामिल नहीं हुए, ईसाई शामिल नहीं हुए, दूसरे समुदायों के लोग बहुत कम शामिल हुए। तो ये तो इस मुल्क की बदनसीबी है कि हम अपने पड़ोसी का, अपने साथ रखने वाले का, रहने वाले का दर्द, उसे किसी बात में क्यों अपमान महसूस हो रहा है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं याद दिलाऊं आपको, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को शिथिल कर दिया गया था, उसको ढीला कर दिया गया था। उस बात का दलितों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने पूरे देश में विरोध किया। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी विरोध हुआ, राजस्थान में विरोध हुआ, दूसरी जगहों पर विरोध हुआ, वो सड़क पर उतरे, लेकिन दलितों के उस विरोध में गैर दलित शामिल नहीं हुए। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि दलितों को जो बात बुरी लग रही है वो गैर दलितों को बुरी नहीं लगती है, बल्कि जब दलित सड़क पर उतरे तो उनका दमन पुलिस ने किया हो, सिर्फ ऐसा नहीं है, उनका दमन तथाकथित तुच्छ जाति के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर किया। जबकि दलित जो सड़क पर उतरे थे वो कोई उच्च जाति के खिलाफ नारे तो नहीं लगा रहे थे, वो सरकार से कुछ मांग कर रहे थे। लेकिन क्यों तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने, ग्वालियर में इसको लेकर विवाद भी हो गया था, ग्वालियर में नहीं, सिर्फ ग्वालियर में नहीं
हुआ था, हर जगह राजस्थान में हुआ, दूसरी जगह हुआ, जहां वीडियोस मौजूद हैं कि उच्च जाति के लोग, तथाकथित उच्च जाति के लोग हमला कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। तो यही चीज देखी गई जब सीएए का विरोध करना मुसलमानों ने शुरू किया, तो उनका साथ बाकियों ने नहीं दिया। और उसके बाद एक विरोध प्रदर्शन चला। पहले दमन हुआ उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, दूसरी जगह भयंकर दमन हुआ, हत्याएं हुई लोगों की। उसके बाद मुसलमानों ने अपने ही इलाकों में बैठकर धरना देना शुरू किया। इसको शाहीन बाग मॉडल कहा गया। शाहीन बाग से शुरू हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया के पास। जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों का दमन किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों का दमन किया गया। हम सबको यह बात मालूम है, लेकिन याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद शाहीन बाग शुरू होता है और इसके बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुस्लिम बहुल मोहल्लों में मुसलमान बैठकर अपना दुख दर्द बताना शुरू करते हैं। मैं इसको कहता हूं वो अपनी तकलीफ एक तरह से रख रहे थे कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि वे उन इलाकों में ही बैठे थे जो उनको सुरक्षित मालूम पड़ते हैं, क्योंकि जब वे सार्वजनिक जगहों पर निकले, जो साझा जगहें हैं, तो उन पर हमला हुआ और उनका साथ देने बाकी लोग नहीं आए, तो वो अपनी जगहों पर बैठे। 2 महीने तक वो बैठे रहे, उन्होंने कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने संविधान की बात की, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को अपना पाठ बना लिया। उन्होंने इंसाफ, बराबरी, इंसान दोस्ती, आज़ादी, ये जो उसूल हैं हमारे संविधान के, इन उसूलों को अपना उसूल बनाया। उन्होंने शहरियत में जो बराबरी का एलिमेंट है, बराबरी का तत्व है, उस बराबरी के तत्व पर जोर दिया। वे कह रहे थे कि हम बराबरी पर आधारित नागरिकता की मांग कर रहे हैं। आप नागरिकता से किसी धार्मिक पहचान को अलग नहीं कर सकते। ये गैर वाजिब मांग नहीं थी, ये संवैधानिक मांग थी। पूरी दुनिया में लोगों ने इसको माना। उसके बाद हमने ये देखा कि फरवरी महीने में उसके पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। उसके भी पहले दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे भारत में एक प्रचार करना शुरू किया। वो प्रचार ये था कि ये जो मुसलमान बैठे हुए हैं ये हिंदुओं के खिलाफ बैठे हैं। दूसरा प्रचार ये शुरू हुआ कि ये मुसलमान नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश वगैरह से जो हिंदू आ रहे हैं उनको नागरिकता मिले। ये पूरी तरह से दुष्प्रचार था। मुसलमान ये कह ही नहीं रहे थे कि आप किसी को नागरिकता मत दीजिए, वो ये कह रहे थे आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप मुसलमानों को क्यों अलग कर रहे हैं नागरिकता देने से। लेकिन यह दुष्प्रचार शुरू हुआ। यह कहा गया कि ये आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये दरअसल भारत से आज़ादी चाह रहे हैं। यह भी दुष्प्रचार था। फिर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ये जो सीए का विरोध कर रहे हैं ये दंगाई हैं और इनको इनका कपड़ों के रंग से पहचानो। फिर गृह मंत्री ने बयान दिया और दूसरे लोगों ने कहा कि दरअसल सीए के विरोध कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता मुसलमानों के सीए के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही था जैसे मुसलमान खुद सोच नहीं सकते, उनको दिमाग नहीं है, वो विचार नहीं कर सकते हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है वो ये नहीं देख रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा था कि 3 तलाक की आड़ में कैसे आप उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि आपने बाबरी मस्जिद का जो पूरा फैसला था वो गैर इंसाफ, आपने उसमें बिल्कुल इंसाफ को छोड़ दिया। बाबरी मस्जिद की ज़मीन यह कहते हुए कि यह मस्जिद है, आपने उसको सुपुर्द कर दिया एक मंदिर के लिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह मस्जिद थी, लेकिन आपने सुपुर्द कर दिया उसको कि मंदिर यहाँ बनना चाहिए। तो ये नाइंसाफी होती रही, मुसलमान देखते रहे। लेकिन ये जो सीएए था ये एक तरह से उनके वजूद पर ही हमला था, इसलिए उनको बुरा लगा, वो खड़े हुए और उनके विरुद्ध दुष्प्रचार शुरू हुआ। दुष्प्रचार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो उन विधानसभा चुनाव के प्रचार में वह दुष्प्रचार और जोर पकड़ गया। गृह मंत्री ने कहा कि बटन इतने जोर से दबाओ ईवीएम मशीन का कि करंट जाके शाहीन बाग में लगे। तो यह बहुत हिंसक रूपक था। उसी तरह वित्त गृह राज्य मंत्री ने कहा कि गद्दारों को गोली मारो। अब गद्दार कौन है? हिंदू तो खुद को गद्दार मानते नहीं है। इस देश का गद्दार तो एक ही हो सकता है। तो किसको गोली मारने की बात की जा रही थी, यह बिल्कुल साफ थी। अगर आज उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ये को कहा, तो वो कहेंगे कि नहीं, मैंने तो गद्दारों को कहा था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन इसे अंग्रेजी में डॉग विसिल पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी आप जो कह रहे हैं उसको डिकोड एक खास तरह से लोग कर लेते हैं, वो जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स चलती रही।
गोली मारो। फिर एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि ये जो शाहीन बाग है इसमें षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हुए हैं, बलात्कारी बैठे हुए हैं, और ये जब आपके घरों में घुसकर बलात्कार करेंगे तो फिर मोदी जी के पास मत आइएगा शिकायत करने के लिए। तो संदेश बिल्कुल साफ था। उसके इन उकसावे भरे भाषणों के चलते जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर और शाहीन बाग के बाहर लोग बाकायदा पिस्तौल लेकर, रिवॉल्वर लेकर पहुंचे, उन्होंने गोलियां चलाई। सबने देखा कि वो लोग पहुंचे, उन्होंने गोलियां चलाई, क्योंकि जो लोग इन लोगों को अपना नेता मानते हैं वो इनकी बात को भी सच मानते, वो इनकी बात को भी सच मानते हैं। तो उन्होंने माना कि ये लोग सचमुच देश विरोधी हैं, ये सचमुच भारत से आजादी मांग रहे हैं, ये सचमुच हिंदुओं के खिलाफ बैठे हुए हैं और इनको सबक सिखाना चाहिए। तो एक हिंसा का माहौल बनने लगा और उसके बाद 22 फरवरी आई और 23 फरवरी से दिल्ली में हिंसा शुरू हो गई। अब यह एक सिलसिला है, हिंसा शुरू हो गई, 53 लोग मारे गए, 40 मुसलमान, ज्यादातर मस्जिदें बर्बाद हुई, जो दुकानें कारोबार बर्बाद हुए उनमें ज्यादातर मुसलमानों के थे। पहले दिन ऐसा कहा जाता है, जो जिन लोगों ने इस हिंसा को देखा, कि पहले दिन मुसलमानों ने भी सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल एक तरफा हो गया और 43 मुसलमान 40 मुसलमान मारे गए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस हिंसा का निशाना कौन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस हिंसा की जांच की जानी चाहिए थी, यह पता किया जाना चाहिए था कि भाई हिंसा कैसे हुई, कैसे संगठित की गई। कोई भी जो इस तरह की हिंसा होती है वो अपने आप नहीं होती है। भारत में ऐसी हिंसाओं का इतिहास है और प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसी जो भी हिंसा होगी वह संगठित की जाती है, उसकी योजना बनाई जाती है। उसमें एक उसका पहला तत्व होता है कि आपको जिस समुदाय के खिलाफ हिंसा करनी है उसके खिलाफ नफरत भड़कानी होती है। नफरत जब समाज में फैल जाए तो हिंसा करना आसान होता है। फिर हिंसा करने का सामान इकट्ठा करना होता है, बंदूक, बम, पत्थर, हथियार और भीड़। फिर आपको वो माने कौन लोग हिंसा करेंगे वो इकट्ठा करना पड़ता है। उसमें जब आप करते हैं तो बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन यह दूसरा कदम। तीसरी चीज यह है, ऐसी हिंसा शुरू तो हो सकती है लेकिन कुछ घंटों के बाद ये जारी नहीं रह सकती अगर पुलिस ना चाहे तो, और अगर प्रशासन ना चाहे तो, यानी राज्य सत्ता अगर ना चाहे तो ये हिंसा जारी नहीं रह सकती। दिल्ली जैसी जगह में जहां डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आ रहा है, वहां हिंसा अगर कुछ घंटों से ज्यादा जारी रहती है तो क्या इसकी जिम्मेवारी पुलिस की नहीं है, इसकी जिम्मेवारी राज्य की नहीं है? क्या ये उनकी शाह के बिना हिंसा जारी रह सकती थी? तो इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए थी कायदे से। उल्टा होना शुरू हुआ। जी, आपका 753 FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन एक FIR खास दर्ज हुई है जिसकी संख्या है 59-20-20, 59-20-20। ये इस FIR में कई धाराएं हैं, हत्या का षड्यंत्र, दंगा, मास वायलेंस वगैरह वगैरह, सेडिशन, राजद्रोह, इसकी धारा इसमें है। और इसके साथ इसमें UAPA भी लगाया गया है जो सबसे खतरनाक कानून है, जो दहशतगर्दों पर लगाया जाता है। अब यह जो FIR है 59-20-20, इसमें पुलिस का दावा यह है कि दरअसल दिल्ली में जो हिंसा हुई वो एक बहुत बड़ी साजिश के चलते हुई। और वो साजिश कौन लोग कर रहे थे? वो साजिश वे लोग कर रहे थे जो anti-CAA प्रोटेस्ट में किसी न किसी तरह से शामिल थे। और इन्होंने एक साजिश के तहत, जब डोनाल्ड ट्रंप शहर में थे तो दिल्ली में कुछ जगहों पे सड़क जाम कर दी और उस सड़क जाम की आड़ में उन्होंने हिंसा की। तो सर इसमें इस थ्योरी में जिन लोगों के नाम पेश किए गए, जिन लोगों को बताया गया, मीडिया में बताया गया कि ये लोग हैं, और फिर बाद में वो चार्जशीट भी नाम सामने आए, वो पूरे के पूरे वो एक्टिविस्ट थे जो खुल के CAA और NRC का विरोध कर रहे थे। तो क्या ये स्टेट स्पॉन्सर FIR नहीं मानी जाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई है, हिंसा की जांच होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? किस चीज को निशाना बनाया जा रहा है? निशाना बनाया जा रहा है anti-CAA प्रोटेस्ट को। और anti-CAA प्रोटेस्ट में जो लोग खुलेआम किसी साजिश के तहत नहीं,
जो लोग खुलेआम एंटी सीएए प्रोटेस्टर थे उनको साजिशकर्ता बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसमें शामिल है विरोध में, वह तो खुलेआम शामिल है, वह तो धरने पर खुलेआम बैठा हुआ है, वह तो खुलेआम भाषण दे रहा है या दे रही है, वो चाहे इशरत जहां हो या सफूरा जरगर हो या नताशा नरवाल हो या फिर देवांगना कलिता हो, ये सब तो खुलेआम विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। विरोध प्रदर्शन में शामिल होना कॉन्स्पिरेसी कैसे हो गया? अच्छा, पहला सवाल ये। तो 59/2020 की जो चार्जशीट अभी 4 दिन पहले जमा की गई है, उसमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, चार्जशीट किया गया है। तकरीबन 21 या 23 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी 6 पर अब को चार्जशीट किया जाना बाकी है। इनमें अगर आप 2 नाम छोड़ दें, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, तो सबके सब मुसलमान हैं, नौजवान हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं, ज्यादातर छात्र हैं या कुछ पूर्व छात्र हैं, कुछ उमर खालिद की तरह के हैं जो जिनको पिछले 5 साल से निशाना बनाया जा रहा है और जिनको एक नफरत की चीज बना दिया गया है, नफरत का एक प्रतीक बना दिया गया है, जिनके खिलाफ आप कुछ भी कहकर निकल जा सकते हैं, जिन पर हमला करके आप निकल जा सकते हैं। तो ये एक तो इस तरह के तकरीबन 23 लोग यूएपीए की धारा लगाकर गिरफ्तार किए गए हैं 59/2020 में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं, ज्यादातर नौजवान हैं, ये सब अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के हैं, एक के ही नहीं है। उमर खालिद को आप चाहें तो वामपंथी कह सकते हैं, हालांकि वो अंबेडकर की बात करते हैं, वो गांधी की भी बात करते हैं, वो अहिंसक आंदोलन की बात करते हैं। सफूरा जरगर एक अलग किस्म की राजनीतिक विचारधारा की हैं, मीरान हैदर राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कुछ लोग इसमें स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो अलग अलग राजनीतिक, इशरत जहां कांग्रेस की हैं। तो ये सब मुसलमान तो हैं लेकिन अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के हैं। शर्जील इमाम हैं जिनका मानना यह है कि ये जो मुख्य धारा के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसी काम के नहीं हैं, तो वो भी एक खास ख्याल के हैं। शर्जील उस्मानी हैं जिनका एक खास ख्याल है। इस बात को समझना हमें बहुत जरूरी है। और उनके साथ नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और वैसे बुद्धिजीवियों को वो निशाना बना रही है जो इस मुहिम में मुसलमानों के साथ खड़े हुए। सर, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य से खत्म करना चाहता हूं कि सीएए का विरोध क्यों करना जरूरी था। क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। तो अभी क्या चीज खतरे में है? अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनका सम्मान खतरे में है। और तो जो इसका विरोध कर रहा है उसे सरकार साजिशकर्ता बता रही है ना, और उस पर हमला कर रही है, उसे निशाना बना लिए कि उमर खालिद के जिस वीडियो को अमित मालवीय ने शेयर किया, जिस क्लिप को, जब वो पूरा वीडियो देखते हैं तो हम लोग कुछ और निकलता है। तो क्या ऐसा माना जाए कि बीजेपी आईटी सेल जो एजेंडा पेश करती है, दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है? देखिए ना, मार्च के पहले हफ्ते में ही कुछ बुद्धिजीवियों ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट गृह मंत्री को दी, गृह मंत्रालय को दी। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि कुछ सेक्युलर बुद्धिजीवी, लेफ्ट लिबरल, जिहादी कोठरी, इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के चलते रोड ब्लॉकेट करवाया गया और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई। ये थ्योरी वहां दी गई। इसी थ्योरी पर दिल्ली पुलिस चल रही है, इसी सिद्धांत पर दिल्ली पुलिस चल रही है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो मार्च के पहले दिनों में दे दी गई, जब जांच शुरू भी नहीं हुई थी, उसी रिपोर्ट को एक तरह से दिल्ली पुलिस लागू कर रही है। गृह मंत्री ने उसके पहले संसद में बयान दे दिया मार्च में ही, जिसमें उन्होंने उमर खालिद की स्पीच को कहा कि यह भड़कावा देने वाली स्पीच थी। आपने उस स्पीच को पूरा देखा होगा, उसमें कहीं भी भड़कावा नहीं है, वो शांति की बात करती है। उस स्पीच में उमर खालिद ये कहते हैं कि अगर वो नफरत की बात करें तो हमें मोहब्बत से जवाब देना है, अगर वो हिंसा करें तो हमें हिंसा से जवाब नहीं देना है। यही बात हर्ष मंदिर के बारे में भी कही गई कि हर्ष मंदिर हिंसा, सड़क पर आकर सामना करने की बात कर रहे हैं। सड़क पर आना अपने आप में हिंसा नहीं है। बिना सड़क पे आए आप आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन सड़क पर अहिंसक आंदोलन होते रहे। ठीक है, सोनिया गांधी के भाषण की भी चर्चा की जा रही है।
कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने आर पार की लड़ाई की बात की। अब जब मैं किसी कानून पर आर पार की लड़ाई की बात करता हूं तो मैं सरकार से आर पार की लड़ाई की बात करता हूं, मैं किसी दूसरे समुदाय से आर पार की लड़ाई की बात नहीं करता हूं, मैं किसी दूसरे समुदाय को उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन ये मेरा पूरा अधिकार है कि मैं लोगों को गोलबंद करूं अगर मैं कोई कानून गलत मानता हूं और सरकार के खिलाफ आंदोलन करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे समुदाय के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूं। तो ये जो पूरा आंदोलन था एंटी सीएए, ये कोई हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, ये सरकार के खिलाफ। इसको पेश ही ऐसा किया गया मीडिया के द्वारा या दूसरे अन्य लोगों के द्वारा कि ये जो आंदोलन है ये कानून नहीं बल्कि देश के हिंदुओं के खिलाफ है, ताकि मैं तो एक बड़े समुदाय के दिमाग में ये बैठा दिया। मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा कि ये दुष्प्रचार दिसंबर से शुरू हो गया और हिंदुओं में सही बात पहुंचाई नहीं गई। तो हिंदुओं का बहुत कसूर नहीं है, क्योंकि अगर सारा मीडिया या झूठ बोल रहा हो, अगर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हो, अगर गृह मंत्री झूठ बोल रहे हो, तो बेचारे लोग कैसे समझ पाएंगे कि सच क्या है। उनको तो सूचना पहुंचाने का काम मीडिया का है ना, सूचना पहुंचाने का काम सरकार का है, सूचना पहुंचाने का काम बुद्धिजीवियों का है। लेकिन अगर उनके पास सही सूचना पहुंचेगी ही नहीं तो वो सही धारणा बनाएंगे कैसे, यह तो हमें समझना चाहिए। इसलिए हिंदुओं में अगर गलत धारणा बन गई तो मैं उनको बहुत दोष नहीं देता हूं। मैं ये जरूर उनसे मुझे शिकायत है कि भाई हिंदू मुसलमान अगल बगल रहते हैं, अगर आपके बगल में रहने वाला कोई दुखी है तो आपको आगे बढ़कर पूछना चाहिए क्यों दुखी हो, न कि उसके दुख के चलते उस पर शक शुरू कर देना चाहिए कि ये दुखी है, इसका मतलब जरूर मेरे खिलाफ मन में कुछ पाले हुए है। तो मुझे हिंदू भाइयों बहनों से शिकायत यह है कि उन्होंने अपने बगल में रहने वाले पड़ोसी मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझी, नहीं समझने की कोशिश की। लेकिन मुझे ज्यादा शिकायत मीडिया से है, ज्यादा शिकायत मुझे बुद्धिजीवियों से है, ज्यादा शिकायत मुझे सरकारी महकमों से है, सरकार से है, विश्वविद्यालयों से है कि उन्होंने सही बात जनता तक नहीं पहुंचने दी बल्कि गलत बात का प्रचार किया। और अब मुझे दिल्ली पुलिस से शिकायत है कि वो हिंसा की जो घटना हुई थी, वारदात हुई थी, उस वारदात की जांच करने की जगह वो सीएए के खिलाफ जो मुहिम चली, उस मुहिम में जो लोग शामिल थे उनको वो साजिशकर्ता और हिंसक बताकर निशाना बना रही है। यह बात नाजायज है, गलत है, इंसाफ के खिलाफ है और यह किसी प्रोफेशनल फोर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोध का अधिकार संवैधानिक है, हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, विरोध साजिश नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। मतलब हिंसा के जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें छोड़कर जो सीए एनआरसी के आंदोलन के खिलाफ जो आंदोलनकारी थे उनको पकड़ा जा रहा है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये कि बहुत से ऐसे वीडियोस सामने आए थे, एक महिला का वीडियो आया था सामने जो खुलेआम भड़काऊ प्रोवोक कर रही थी, रागिनी तिवारी नाम की एक महिला थी। क्या इस तरह के लोगों पे कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है इस मामले में? देखिए ना, दिल्ली पुलिस का जो बयान आया है पिछले दिनों वो काफी हैरान करने वाला है। उनका कहना यह है कि प्रो सीएए के जो लोग थे उनके खिलाफ हमें कोई सबूत ही नहीं मिला है कि हम उन पर कार्रवाई शुरू कर सकें या जांच शुरू कर सकें। अब आप तो एक वीडियो की बात कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो वायरल हैं जिनमें वो जो महिला जिनकी बात आपने की, उस तरह के बहुत सारे लोग हिंसा को संगठित कर रहे हैं, है ना, हिंसा कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि भारतवर्ष में यह माना जाता है कि जब जो कोई अगर गैर मुस्लिम हिंसक भाषण देता है, गाली गलौज करता है, तो कहा जाता है नहीं नहीं वो दरअसल मजाक कर रहा है ना, उसको सीरियसली मत लीजिए, वो तो ऐसे ही कह रहा है। अगर वो ये कह रहा है गोली मारो तो कहा जाता है नहीं नहीं वो तो गोली मारो एक मुहावरा है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि गोली मारो। लेकिन आप अंदाज कर सकते हैं कि अगर यही बात एक मुसलमान कहे तो उस पर यूएपीए तो लगेगा ही, बिना ऐसा कहे यूएपीए लग गया है, मीडिया द्वारा देशद्रोह घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, शांति का भाषण देने पर उमर खालिद पर यूएपीए लगा दिया गया।
शांति का भाषण देने पर मीरान हैदर, सफूरा जरगर, शर्जील इमाम, इन तमाम लोगों पर यूएपीए लगा दिया गया। तो फिर इस मुल्क में हम इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर सारे लोग इस धोखाधड़ी को नहीं समझेंगे और इसके खिलाफ उठ के खड़े नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत अहम विषय था, आपने हमसे चर्चा की। हम चाहेंगे, हमारे दर्शकों से यह अनुरोध करेंगे कि चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें और इस चर्चा पर अपनी बात जरूर रखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।